हेलो लेडीज़, वेलकम बैक टू माय लेडीज़ टॉक चैनल। आप सभी बहनों का मेरे लेडीज़ टॉक चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप्स मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होंगी, सब बहुत खुश होंगी। तो जैसा कि आप सभी जानती हैं कि मैं अपना वीडियो किस लिए बनाती हूँ, मेरे चैनल पर आपको कैसी वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो जो भी आज मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो एक बार ज़रूर देखें। तो उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मेरी वीडियोज़ में आखिर बताया क्या जा रहा है। और मतलब आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और अपनी अपनी राय ज़रूर दें मेरी वीडियो पर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और मैं जिस बारे में आप लोगों से बात करती हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई स्पेशल एडवाइस है तो प्लीज़ वो स्पेशल एडवाइस भी ज़रूर दें। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ अपनी दोनों प्रेगनेंसी के बारे में शेयर किया था कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी अब नॉर्मल थी। हालाँकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ और प्रॉब्लम थी और सेकंड में कुछ और ही प्रॉब्लम थी। तो मैंने अपना दोनों ही बच्चा अबॉर्ट कर दिया था। किस रीज़न से किया था, क्यों किया था, यह जानने के लिए आपको मेरी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ पहले वाली ज़रूर देखें। और फिर आज की वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जब मैंने अपना दोनों ही बच्चा अबॉर्ट कर दिया तो फिर उसके बाद मैं कहाँ से ट्रीटमेंट ले रही थी, कहाँ से मैंने इलाज करवाया, फिर उसके बाद मैंने अगली प्रेगनेंसी का प्लान की, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आगे आपको जानने को मिलेंगी। क्योंकि आज की वीडियो में ही तो सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन आगे की वीडियोज़ में आपको सब कुछ पता चलेगा। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि मैंने अपना ट्रीटमेंट फिर कैसे शुरू किया। देखिए, जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम हो गया था, मतलब मैंने अबॉर्ट कर दिया था, तो फिर उस टाइम पे कोरोना था। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था कि मैं जिस दिन हॉस्पिटल से निकल के आई थी उसी के दूसरे दिन से ही लॉकडाउन लग गया था। तो फिर साल भर तक मैं अपना कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं करा पाई थी। और डॉक्टर ने भी मुझे यही एडवाइस दी थी कि 2 साल तक तुम्हें अब मतलब बिल्कुल भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है, कंसीव नहीं करना है, कोई भी बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं है। तो फ़िलहाल 2 साल के लिए तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया था। पहली बार मुझे जो डॉक्टर ने मना किया था, अगर वही मैं ध्यान दे देती तो शायद मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन फिर वही होता है ना कि जो किस्मत में होता है वो होता ज़रूर है। तो इसलिए फिर मुझे दोबारा फिर वही सब झेलना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल जब मतलब ये सेकंड प्रेगनेंसी मेरी ख़राब हुई, मुझे मतलब अपना बच्चा अबॉर्ट करना पड़ा, तो फिर उसके बाद मैंने फिर बहुत ही सोच समझ के कदम उठाया। डॉक्टर ने मुझे 2 साल के लिए मतलब एकदम मना कर दिया था कि आप कोई भी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करेंगी। तो साल भर तो कोरोना में ही चला गया था कि मतलब साल भर तक कोरोना तो बहुत ही ज़ोर-शोर पर था, क्योंकि वो पहली बार वाला कोरोना था। तो साल भर तो उसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी वजह से परेशानी हुई, बहुत लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। और फिर दूसरे साल से मैंने अपना इलाज शुरू करवाया था। तो दूसरे साल मैं फ़र्स्ट टाइम जब अपनी वही डॉक्टर से मिली, मतलब जिन्होंने मेरा 2 ट्रीटमेंट किया था 2 बच्चों का, तो उन्होंने मतलब मुझे रेफ़र कर दिया था यहाँ पे, हमारे यहाँ लखनऊ में पीजीआई है, तो वहाँ के लिए मुझे रेफ़र कर दिया था डॉक्टर ने कि आप लखनऊ में जाकर अपना जो है, उन्होंने मुझे जेनेटिक टेस्ट के लिए बोला था। तो यहाँ मतलब जो हमारी डॉक्टर हैं वो काफ़ी सीनियर थी और बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने भी मतलब रिस्क लेना मेरे लिए सही नहीं समझा। तो उन्होंने मुझे पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया और बोला कि वहाँ पर जाके जेनेटिक टेस्ट होगा, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि आखिर तुम्हारे दोनों बच्चों में प्रॉब्लम क्यों आई। मतलब किसी का एक ही बच्चा ख़राब होता है, लेकिन मेरे तो दोनों ही बच्चे मतलब अब नॉर्मल थे। तो वही टेस्ट के लिए बोली थी, लेकिन हमारे यहाँ प्रयागराज में पॉसिबल नहीं था टेस्ट होना, तो इसीलिए मुझे लखनऊ रेफ़र किया गया पीजीआई के लिए। तो पहली बार जब मैं पीजीआई गई तो फिर उस टाइम पे मुझे मतलब 2021 में मैं पीजीआई गई थी, वही हाँ, जुलाई में गई थी शायद। 2021 में मैं जुलाई में पीजीआई गई थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं पीजीआई पहुँची तो फिर मुझे वहाँ कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ थी, मतलब कि समझ लीजिए कि 100-100 डेढ़-डेढ़ 100 लोगों की एक-एक लाइन, कम से कम उसी तरह की 20-25 लाइन पीजीआई में लगी हुई थी। और इतना सब देखने के बाद तो फिर हम लोगों को यही लगा, मुझे और मेरे हस्बैंड को यही लगा कि मतलब
हम लोग यहाँ पर इलाज करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा था उस टाइम। लेकिन फिर भगवान की जो मर्ज़ी होती है होता वही है, क्योंकि हम लोगों को भी पीजीआई में दिखाना था। हमारे मतलब रिलेटिव में एक थी, उनका भी कुछ इसी तरह का केस था कि मतलब उनको 7 साल तक बच्चा ही नहीं हुआ। उसके बाद जब 7 साल बाद उनके हार्ट में मतलब होल था, मतलब उनके दिल में छेद था, तो वो दिखाने के लिए पीजीआई गईं और वहाँ पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं 7 साल बाद। मतलब उनको उम्मीद नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, लेकिन जब अपना हार्ट का वही होल दिखाने के लिए गईं वहाँ पे हॉस्पिटल पीजीआई, तो वहाँ पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने भी यही बोला कि अभी अगर ऑपरेशन करते हैं तो क्या रिस्क होता है। लेकिन फिर वही मतलब डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया, उनका हार्ट का ऑपरेशन उनका हो गया सक्सेस। और उसके बाद फिर जब उनकी प्रेगनेंसी मतलब पूरी हो गई 9 महीने की, तो फिर जब उनका प्रेगनेंसी वाला ऑपरेशन होना था, उस टाइम पे उनका ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उसी समय उनका ब्रेन हैमरेज भी हो गया था। लेकिन वही कहते हैं ना, जिनकी ज़िंदगी होती है उनका भगवान भी मतलब भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। तो उस टाइम पे जब बच्चे का ऑपरेशन होना था, तो उस टाइम उनको ब्रेन हैमरेज हो गया। और फिर बच्चा भी ऑपरेशन से हो गया, ब्रेन हैमरेज का भी उनका ऑपरेशन हुआ, वो भी सक्सेस हो गया। और फिर लास्ट में ये पता चला कि बच्चे में भी प्रॉब्लम है, बच्चे को भी 2 ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मतलब इतने छोटे से बच्चे का 2-2 ऑपरेशन होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनका भी 3 ऑपरेशन जो हुआ वो सक्सेस हुआ, मतलब ब्रेन हैमरेज का, हार्ट का और प्रेगनेंसी का। वो तीनों ऑपरेशन होने के बाद भी वो ठीक थीं। और बच्चे का भी धीरे-धीरे करके मतलब एक ऑपरेशन तो शायद साल 1.5 साल के अंदर ही हो गया था, दूसरा ऑपरेशन अभी 4 साल होने पर हुआ। तो मतलब इतना सब देखने के बाद हम लोगों का भी विश्वास हो गया था कि हम लोग पीजीआई दिखाएँ तो ही ठीक रहेगा। तो फिर उस टाइम पे जब उस दिन हम लोग गए ऐसी लाइन देख कर के, तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन फिर किसी तरह मैं लाइन में लग कर के अपना वही कार्ड बनवाई, पर्चा बनवाई दिखाने के लिए डॉक्टर को। और जब वहाँ पर दिखाने गई ऊपर, तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप पीजीआई से मतलब अपना इलाज कराओगी यहाँ से, या मतलब एमआरएच है, उसका एक डिपार्टमेंट एमआरएच भी है, तो फिर आप वहाँ से। तो फिर ये हुआ ना कि एमआरएच में मतलब इतनी ज़्यादा लाइन नहीं लगती है, वही डॉक्टर देखती हैं। तो मतलब ये हुआ ना कि मतलब जो डॉक्टर पीजीआई में बैठती हैं, मतलब ओल्ड ओपीडी में जो बैठती हैं, वही एमआरआईएस में मतलब एक दिन गैप करके भी देखती हैं। तो जिन डॉक्टर को मुझे दिखाना था, पहले तो फ़िलहाल मुझे नाम बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे कौन से डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन फिर वहाँ जाते-जाते और उस टाइम पे ये भी हुआ ना कि मेरी मौसी जो है ना, उन्होंने एनएम का कोर्स पीजीआई से ही किया था। तो फिर मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी मेरी मौसी की वजह से। फ़िलहाल इस टाइम पे तो वो लखनऊ में नहीं थी, वो फ़िलहाल दिल्ली में थी। लेकिन उनके परिचय का कोई था, तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने पहले बोला मुझे कि इंदुलता मैम को दिखा दो। तो देखिए हर एक इंसान का अपने एक अलग ही डॉक्टर से परिचय होता है, तो शायद उनका परिचय वहाँ एमआरएच के डॉक्टर इंदुलता से था। तो उन्होंने ये बोला कि आप इंदुलता को दिखा दो। तो हम लोग इंदुलता को ही दिखाने के लिए गए थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस दिन मतलब हम लोग बुधवार को गए थे, तो ये नहीं पता था कि बुधवार को इंदुलता की ओपीडी नहीं होती है, किसी और डॉक्टर की ओपीडी होती है। और लेकिन जो डॉक्टर की ओपीडी बुधवार को होती है, वही पीजीआई की भगवान है। तो मतलब हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि और फिर उन डॉक्टर का नाम था मंदाकिनी प्रधान। तो फिर वही हुआ ना कि बुधवार को मंदाकिनी प्रधान का ओपीडी था, तो फिर हम लोग मंदाकिनी प्रधान को ही दिखाए। फिर धीरे-धीरे वहाँ पे पता चलने लगा कि मंदाकिनी प्रधान यहाँ की भगवान है, पीजीआई की सबसे बेस्ट डॉक्टर मंदाकिनी प्रधान ही हैं। देखिए पीजीआई में तो सभी डॉक्टर एक जैसे ही हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, किसी को कम। तो मतलब काफ़ी ओल्ड डॉक्टर हैं और वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा केसेज़ को सॉल्व कर चुकी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जिन पेशेंट की दिक्कत होती है उनको भी सॉल्व कर देती हैं। और ये भी बताया जाता है कि वो मतलब पेट में बच्चे को खून भी चढ़ा देती हैं। तो यही सब सोच के फिर हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि फाइनली हम लोगों को मंदाकिनी प्रधान मतलब मिल गई देखने के लिए। तो फिर उन्हीं का इलाज चलने लगा। तो धीरे-धीरे सबसे पहले मतलब हम लोग एमआरएच में जाने लगे। तो ये पता था कि उनकी ओपीडी होती है मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन उनकी ओपीडी होती है और बाकी अलग दिन जाने का कोई मतलब नहीं होता वहाँ पे। तो हम लोग वही फिर उनको दिखाने के लिए उसी दिन जाते थे। तो पहले हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि मतलब
कितने बजे से नंबर लग जाएगा, वहाँ पे कितने बजे जाना होगा। तो कई बार तो हम लोग 12 बजे रात गए हैं, कई बार सुबह 3 बजे रात गए हैं। मतलब जितने बजे की ट्रेन हम लोगों को मिलती थी, हम लोग उतने बजे चले जाते थे। बस से मुझे सफ़र करने में थोड़ी परेशानी होती थी, इसलिए मैं बस से नहीं जाती थी। नहीं तो हमारे यहाँ से तो लखनऊ के लिए सिर्फ 4 घंटे का सफ़र है बस, लेकिन वही बस से मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैं बस से नहीं जा पाती थी। वही जब ट्रेन की टाइमिंग होती थी, ये होता था ना कि सुबह 8 बजे पहुँच के हर हाल में नंबर लग जाए। लेकिन हम लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं था कि हम लोग कैसे जाएँ, क्या करें। देखिए धीरे-धीरे इंसान जो करता है तभी उसको समझ में आता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह धीरे-धीरे इलाज करवाते-करवाते हम लोगों को भी काफ़ी चीज़ें समझ में आईं। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगी। आगे फिर मेरा इलाज कैसे शुरू हुआ, क्या-क्या प्रोसेस हुआ, ये भी कल की वीडियो में आप जानेंगी। तो आगे की वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सपोर्ट भी मुझे ज़रूर दें। और आपकी कोई स्पेशल एडवाइस हो प्रेगनेंसी को लेकर, मेरी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कोई भी एडवाइस हो तो प्लीज़ वो भी ज़रूर दें। और मेरे इस मतलब बात से, मेरे वीडियो से अगर आपकी थोड़ी-सी भी मदद होती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी परेशान हूँ और जो भी औरतें परेशान हैं तो उनकी परेशानी तो मैं समझ ही सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो से अगर थोड़ी-सी भी हेल्प होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो अब आगे की जानकारी के साथ मिलूँगी मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार।